हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 15 दिसंबर 2024 में जो आपका परीक्षा हुआ था पेपर 2 का, जूनियर लेवल का, क्लास 6 to 8 के लिए। उसमें आपके जो अंग्रेजी के इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट, अंग्रेजी का अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में अगर आपने अंग्रेजी सिलेक्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में अंग्रेजी भाषा प्रथम के रूप में 15 दिसंबर 2024 का पेपर 2 जूनियर लेवल का क्लास 6 to 8 के लिए सभी 30 प्रश्नों को विस्तृत हल करेंगे उसके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। तो दोस्तों पहले आपको दिखा दूं कि ये मेरे पास पेपर कोड है डी, प्रश्न पत्र सेकंड द्वितीय पेपर 2। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट में, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका इंग्लिश ये रहा। यहाँ पे दोस्तों आपका पार्ट 4 चौथे पार्ट में आपका आता है लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 91 to 120, 91 से 120 तक के जो प्रश्न है वो आपके अंग्रेजी भाषा के हैं, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में अंग्रेजी को सेलेक्ट किया है फॉर्म भरते समय सीटेट में पेपर 2 में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें आपका सबसे पहले पूछा गया था कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 91 to 99 दैट फॉलो। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया था 1 2 3 करके। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ करके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद से जब समझ लेंगे तो आंसर हम लोग बहुत आसानी से बता देंगे। तो दोस्तों पैसेज करा है कि कलर्स हैव ए डीपर सिग्निफिकेंस फॉर ए होम देन वन कैन इमेजिन, अर्थात रंगों का घर के लिए जितना हम सोच सकते हैं, फॉर इफ यूज राइट दे कैन गिव ए परफेक्ट लुक, उससे कहीं ज्यादा गहरा महत्व होता है। इन टुडे टाइम, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो देखिए, रंगों का घर के लिए जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा महत्व होता है अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो। इन टुडे टाइम, तो वे क्या करते हैं, एक परफेक्ट आपके लुक देते हैं। इन टुडे टाइम में, आज के समय में देखा जाए, आज के समय में when there is an abundance of everything but space, आज के समय में जब हर चीज की भरमार है लेकिन जगह की कमी है, कलर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द राइट एम्बियंस एंड परहैप्स द स्पेस दैट यू क्रीव फॉर, अर्थात जगह की कमी होने के कारण तो अगर सही माहौल बनाने और शायद उस जगह को बनाने में रंग एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिसाइड्स हैविंग ए ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू क्रिएट मूड थ्रू sheer अपील टू द सेंस, राइट यूज ऑफ कलर एक्चुअली हेल्प यू क्रिएट द स्पेसियस फीलिंग, अर्थात सिर्फ आप जगह को, मतलब उस जगह को बनाने में, अगर सही माहौल बनाने में और शायद उस जगह को बनाने में रंग एक अहम भूमिका निभाते हैं जिसकी आपको एक चाहत होती है। सिर्फ इंद्रियों को आकर्षित करके मूड बनाने की जबरदस्त क्षमता के अलावा रंगों का सही इस्तेमाल असल में आपको ज्यादा जगह होने का एहसास दिलाने में मदद करता है। यानी कि मोटा मोटी समझिएगा इस पैराग्राफ में क्या कह रहा था कि अगर आपका घर छोटा है, कमरा छोटा है, लेकिन आप अगर उस छोटे से कमरे में अगर डिजाइनिंग अच्छा करते हैं, अच्छे से घर को पेंट करते हैं, अच्छे से सजाते हैं, तो छोटा सा कमरा भी आपका एक बेहतर लुक देता है और एक अच्छी फीलिंग्स आपको देता है। ये कहने का तात्पर्य है इस पहले पैराग्राफ में। सेकंड कह रहा था कि फॉर इंस्टेंट इंस्टीड ऑफ यूजिंग ए प्लेन मोनोटोनस कलर ऑन ऑल 4 वॉल्स, उदाहरण के लिए अगर आप चारों दीवारों पर एक ही बोरिंग रंग इस्तेमाल करने के बजाय, इफ यू गेट ए लिटिल इमेजिनेटिव, परहैप्स ए लिटिल बोल्ड,
you can create a sense of space within those four walls. उदाहरण के लिए अगर आप चारों दीवारों पर, यानी कि एक घर में 4 दीवार होते हैं, तो अपने घर के चारों दीवारों पर अगर एक ही बोरिंग कलर का इस्तेमाल करने के बजाय थोड़ा सा क्रिएटिव बने, शायद थोड़ा बोल्ड, तो आप उन 4 दीवारों के अंदर ही जगह का एहसास पैदा कर सकते हैं। वन ऑफ द वे वुड बी टू ब्लेंड लाइट एंड डार्क कलर। एक तरीका यह होगा कि हल्के और गहरे रंगों को मिलाया जाए, और टू पेंट 2 अपोजिट साइड्स इन ए लाइटर शेड देन द अदर 2, अर्थात या 2 आमने सामने की दीवारों को बाकी 2 दीवारों की तुलना में हल्के शेड में पेंट करें। 2 कलर्स कैन ऐड हाइट टू योर रूम टू। इससे क्या होगा कि आप इस रंग की वजह से आप अपने कमरे की ऊंचाई यानी कि हाइट को भी बढ़ा सकते हैं। फॉर इंस्टेंट, इफ द रूम इज पेंटेड व्हाइट एंड द अपहोल्स्ट्री ऑफ योर फर्नीचर इज इन द डीप ब्लू टोन, द फॉल्स सीलिंग कुड बी पेंटेड इन ए लाइट ब्लू शेड। अर्थात अगर कमरा सफेद रंग से पेंट किया गया है और आपके फर्नीचर की अपहोल्स्ट्री गहरे नीले रंग की है, तो फॉल्स सीलिंग को हल्के नीले रंग में पेंट किया जा सकता है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू गिव इवन मोर इंटरेस्टिंग इफेक्ट टू योर रूम। इस तरीके से अपने कमरे को और भी दिलचस्प इफेक्ट देने के लिए लीक से थोड़ा सा हट कर सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि आपका वही सेम चीजें है कि अगर आपके घर में 4 दीवार है तो चारों दीवारों को एक ही कलर में मत कलर करिए, 3 या 2 दीवारों को किसी और कलर में और 2 दीवारों को किसी और कलर में। अपने घर के जो फर्नीचर हैं उसके पेंट को आपको ब्लू कलर में करना है, जिससे कि आपका घर जो है एक अट्रैक्टिव लुक देगा और एक बहुत छोटा सा कमरा भी आपको बहुत बेहतरीन लुक देगा, बहुत अच्छी एहसास देगा। तीसरा कह रहा है कि वॉट एवर योर चॉइस इज, आपकी पसंद जो भी हो, देयर आर ऑप्शन इन द मार्केट टू हेल्प यू रियलाइज योर नीड्स। आपकी पसंद जो भी हो, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार में कई प्रकार के ऑप्शन मौजूद हैं। दीज डेज you get special pattern stencil to decorate walls with interesting patterns like flower, leaves, birds, etc. आजकल आपको दीवारों को फूलों, पत्तियों, पक्षियों वगैरह जैसे दिलचस्प पैटर्न से सजाने के लिए खास पैटर्न वाले स्टेंसिल मार्केट में उपलब्ध मिलेंगे। Some people draw an entire scenery on one side of the wall to give the feeling of bringing the outdoors inside. कुछ लोग दीवार के एक तरफ पूरी सीनरी बनाते हैं ताकि बाहर का माहौल अंदर लाने का एहसास हो। The choices are many, so are the creative way. पसंद बहुत सारी है और क्रिएटिव तरीके भी बहुत सारे हैं। Just let your imagination flow. बस अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। Every room reflects the personality of the occupant, hence it is important to pay attention to every details. इसलिए हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना जरूरी है। Your walls are your canvas, freshly painted and all bare. Go ahead, splash colors and watch the effect unfold. इसलिए हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना जरूरी है। आपकी दीवारें आपकी कैनवास हैं, ताजा पेंट की हुई और बिल्कुल खाली। आगे बढ़िए, रंगों की बौछार करिए और देखिए कि इसका क्या असर होता है आपके लाइफ में। तो ये जो है आपका पूरा पैराग्राफ जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है हिंदी में। इस पूरे पैराग्राफ का सारांश ये है कि अगर आपका घर बहुत छोटा है, कमरा बहुत छोटा है, तो आप उस छोटे से कमरे को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके, पेंट करके, कलरफुल तरीके से करके अपने छोटे से कमरे को बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे अपने कमरे को बना सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब इस पैसेज के ऊपर आपको यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 91। पैसेज में से पूछ रहा है कि द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस इज राइट यूज ऑफ कलर्स एक्चुअली हेल्प यू क्रिएट द स्पेसियस फीलिंग। और इसमें कह रहा है कि स्पेसियस जो फीलिंग आ रही है वो कलर के लिए, तो इसका अपोजिट वर्ड यानी कि आपका राइट यूज ऑफ कलर्स एक्चुअली हेल्प यू क्रिएट द स्पेसियस फीलिंग। तो यहाँ पे आपको विलोम बताना है स्पेसियस का। तो स्पेसियस का दोस्तों इस वाक्य में स्पेसियस का मतलब होता है क्या? विशाल। स्पेसियस का मतलब होता है विशाल या विशालतम। तो विशाल का विलोम पूछा गया है, तो विशाल का विलोम क्या होता है? क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड होगा कैसे? क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग, तंग या छोटा। तो एक सही तरीके से अगर रंगों का प्रयोग करते हैं तो आपका छोटा सा भी घर आपको बड़ा महसूस कराता है। तो विशालतम का विलोम क्या हुआ? क्रैम्प, यानी कि तंग या छोटा या बहुत तंग करने वाला। सेकंड दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि इसमें आपको नीचे जो पैराग्राफ सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। राइट यूज ऑफ कलर्स एक्चुअली, एक्चुअली जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है हेल्प यू क्रिएट द स्पेसियस फीलिंग, कि रंगों का सही कलर वास्तव में आपको एक विशालतम चीजें महसूस कराती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पे जो होगा वो आपका एडवर्ब और नाउन होगा। एडवर्ब और नाउन, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए एक्चुअली जो है क्या है? एक्चुअली क्या है यहाँ पे? एक्चुअली जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसका? एक्चुअली क्या कर रहा है? वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण आपका एडवर्ब। क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब। और फीलिंग्स क्या कर रहा है? फीलिंग्स, फीलिंग्स यहाँ क्या है? फीलिंग्स क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा को बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ एक संज्ञा के रूप में फीलिंग का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एडवर्ब और नाउन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एज मेंशन बाय द राइटर इन पैराग्राफ 2 सम वे बाय विच यू कैन ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द रूम इज। यानी कि पैराग्राफ 2 में जो एक मोनोटोनी दिया गया है उसमें आपका क्या कहना है? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ में हम लोगों ने जो पढ़ा है, पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि मोनोटोनी मतलब क्या होता है? एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, या यानी कि एक रास्ता, यानी कि मोनोटोनी को तोड़ने का एक तरीका क्या होता है? हल्के और गहरे रंगों का मिश्रण, यानी कि बाई ब्लेंडिंग लाइट एंड डार्क शेड, यानी कि हल्के और गहरे रंगों का मिश्रण करके अगर आप देते हैं तो छोटा सा कमरा भी आपको एक बड़ा फीलिंग देता है, एक बड़ा महसूस कराता है। तो एक रास्ता मतलब एक मोनोटोनी को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स डज नॉट मीन्स टू थिंक। तो यहां दोस्तों क्या हो जाएगा? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है? कुछ नया या रचनात्मक सोचना, जैसे कि ट्रेडिशनली। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ होता है कुछ नया या रचनात्मक तरीके से सोचना, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनली, यानी कि पारंपरिक रूप से सोचना इसका अर्थ नहीं होता है। यानी कि टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है? कुछ नया या रचनात्मक सोचना। तो इसका डज नॉट मीन्स टू थिंक का मतलब क्या होगा? ट्रेडिशनली, यानी कि परंपरागत तरीके से सोचना। नेक्स्ट आगे 95 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी लेखक के अनुसार इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द कलर स्कीम ऑफ योर होम। यानी लेखक के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि आपके घर के कलर, रूम का कलर जो है वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। कैसे? देखिए यहाँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इट रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द ओनर। यानी कि लेखक के अनुसार घर पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि कमरा, आपका रूम जो है वो आपके मालिक के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 96 कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़िए। कह रहा है कि ये कह रहा है कि कलर्स इफ यूज क्रिएटिवली कैन गिव द परफेक्ट लुक एट रूम। यानी कि अगर रंगों का सही तरीके से, रचनात्मक तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिव तरीके से, तो आपके रूम को एक बेहतरीन लुक मिलता है। बी कह रहा है कि स्पेस इज एबंडेंट नाउ डेज। यानी कि आज के समय में क्या है कि जगह की कमी हो गई है, तो रूम ज़्यादा, मतलब लोगों के घर जो है वो जमीन कम है, तो लोगों के घर भी छोटे होते जा रहे हैं। सी द राइट कलर कॉम्बिनेशन ऑन वॉल्स एंड द रूफ क्रिएट ए स्पेसियस फीलिंग। यानी कि सही रंगों का मिश्रण आपके घर की छत और आपके घर के जगह को एक विशाल रूप दे देता है। यानी कि छोटे से रूम में भी अगर आप अच्छे तरीके से पेंटिंग कराते हैं, हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्ट करते हैं, अच्छे से कलर कराते हैं, तो वो छोटा सा रूम ही आपको एक बड़े रूम का एहसास देता है। तो यहाँ इस 96 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस पैसेज के अनुसार रंग कमरे को परफेक्ट लुक देते हैं, जिसमें ए कह रहा है ए, और विशालता का एहसास कराते हैं। सी कह रहा है, लेकिन पैसेज कहता है कि जगह, सी जो कह रहा है कि लेकिन जगह, लेकिन पैसेज कहता है कि लेकिन जगह जो है स्पेस की कमी की प्रचुरता है, स्पेस की कमी है, प्रचुरता नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका स्पेस इज एबंडेंट नाउअडेज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और सी सही है, लेकिन बी आपका गलत है। अगला 97 कह रहा है 96 की कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। तो यहां दोस्तों आपका मोनोटोनस का डूल अगर है तो एम्बियंस का क्या होगा? देखिए, मोनोटोनस का जो समानार्थी शब्द होता है, मोनोटोनस का समानार्थी शब्द अगर आपका एनालॉजी मतलब क्या होता है? एनालॉजी मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द बताना है आपको। तो मोनोटोनस का अगर डूल है तो एम्बियंस का क्या होगा? तो एम्बियंस का मतलब क्या होता है? माहौल। एम्बियंस का मतलब होता है माहौल। माहौल, तो माहौल का क्या संबंध है? आभा मंडल या माहौल, औरा। औरा, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 औरा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 98, सम पीपुल ड्रा कलरफुल सीनरीज ऑन देयर होम वॉल्स टू। कुछ लोगों के घरों के दीवारों पर जो है वो कलरफुल सीनरीज बनी होती हैं। तो यहाँ आपका ब्रिंग नेचर इनटू देयर होम्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका ब्रिंग नेचर इनटू देयर होम्स, मतलब कि इस पैसेज के अनुसार सीनरी बनाने का उद्देश्य घर के अंदर बाहर की चीजों का एहसास लाना होता है। ब्रिंग नेचर इनटू देयर होम्स। 99 कह रहा था कि एज मेंशन बाय देयर राइटर इन पैराग्राफ 1, इन टूडेज टाइम व्हाट इज ए मॉडर्न डे होम ओनर लॉन्गिंग फॉर। तो दोस्तों पैराग्राफ के अनुसार आज घर का मालिक स्पेस यानी कि जगह के लिए तरस रहा है, क्योंकि जगह घर में कम है और छोटे से कमरे को ही अच्छे से सजाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे स्पेस की कमी महसूस हो रही है इस पैराग्राफ के हिसाब से। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इस कविता से है। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 100 to 105। तो अब हम लोग इस कविता को पढ़ लेते हैं और कविता को पढ़ने के बाद से कविता को समझ लेंगे, उसके बाद से इसका आंसर हम लोग बहुत आसानी से बता देंगे। बिटवीन माई फिंगर्स एंड माई थंब द स्क्वैट पेन रेस्ट स्नग ए गन। यानी कि मेरी उंगली और अंगूठे के बीच एक छोटी सी कलम टिकी है, बंदूक की तरह बिल्कुल आराम से। अंडर माई विंडो ए क्लीन रैपिंग साउंड व्हेन द स्पेड सिंग्स टू इनटू ए ग्रेवली ग्राउंड। अर्थात मेरी खिड़की के नीचे एक साफ
खुरदरी आवाज जब फावड़ा बजरी वाली जमीन में जाता है। माई फादर digging, I look down till his stringing rump among the flower beds. Bends low, comes up 20 years away, stopping in rhythm through potato drill. अर्थात मेरे पिता खुदाई करते हुए मैं नीचे देखता हूँ, जब तक उनका मेहनत करता पिछला हिस्सा फूलों की क्यारियों के बीच झुकता है। 20 साल पहले की याद दिलाता है। आलू की क्यारियों में लय में झुकते हुए जहां वो खुदाई कर रहे थे। Where he was digging, the coarse boast nestled on the lug, the shaft against the inside knee was levered family. He rooted out all tops, buried the bright edge deep, to scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands. मोटा बूट हैंडल पर टिका था, डंडा घुटने के अंदरूनी हिस्से से मजबूती से टिका हुआ होता था। उन्होंने लंबे ऊपरी हिस्से उखाड़ दिए, चमकदार किनारा गहराई में गाड़ दिया। नए आलू बिखेरने के लिए जिन्हें हमने उठाया था, अपने हाथों में उनकी ठंडी सख्ती को हम लोग महसूस करते हैं। तो ये कविता जो है एक बच्चे की है, जो वो अपने बचपन में अपने पिता के साथ वो जो आलू की क्यारियों को देखते हुए बता रहा है। अब इस पोयम के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 100 नंबर से पूछ रहा है कि क्या है। कह रहा था यानी कि इस कविता को अगर हम एक समरी में समझेंगे तो यहाँ जो है एक छोटा सा बच्चा 20 साल पहले जब अपने पिता के साथ एक आलू की खेती करते हुए जो चीज़ें उसने देखा है, उसी को वो इस कविता में वो बच्चा अपने पिता के उस एहसास को बता रहा है। तो अब यहाँ पे 100 नंबर पे दोस्तों अब इस कविता के ऊपर आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द पोएटिक डिवाइस इन लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 4। तो यहाँ जो है आपका लाइन नंबर 2 में है स्नग एज ए गन। स्नग एज ए गन, लाइन नंबर 2 कहाँ है? देखिए यहाँ पे है लाइन नंबर 2, स्नग एज ए गन। और इसमें क्या है? स्नग एज ए गन, एज का मतलब जहाँ पे है वो क्या हो जाएगा? एज क्या है? ये सिमिली है, यानी कि सिमिली। सिमिली किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार को हम सिमिली कहते हैं, सिमिली है। और लाइन 4 में स्पीड, लाइन 4 में स्पीड सिंग्स में यस जो ध्वनि है, यस, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि ये रिपीट हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? जब ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है आपका? एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाइन 2 और लाइन 4 में कौन सा अलंकार है? कौन सा होगा? सिमिली एंड एलिटरेशन, यानी कि उपमा और अनुप्रास अलंकार। 101 कह रहा है कि व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम का ओवरऑल टोन क्या है? तो इसका ओवरऑल जो टोन है वो है आपका नॉस्टैल्जिया एंड एडमिरेशन, यानी कि आपका कवि इस पोयम में कवि अपने पिता की मेहनत को याद कर रहा है और उनके कौशल की प्रशंसा कर रहा है। यानी कि नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है? मेहनत, और एडमिरेशन मतलब क्या होता है? उनकी प्रशंसा करना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 102 करा कि कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी, यानी कि समानार्थी शब्दों को बताना है। अगर कोर्स का समानार्थी रफ है तो स्नग का समानार्थी क्या होगा? तो कोर्स का मतलब होता है रफ, उसी तरह स्नग का मतलब होता है, स्नब का मतलब होता है कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 103 103 कह रहा है कि हाउ डज द स्पीकर्स फादर फील अबाउट हिज सन्स चॉइस ऑफ कैरियर। यानी कि यहाँ पे जो लेखक है उसके पिताजी क्या सोचते हैं अपने बच्चे के कैरियर के भविष्य के बारे में। तो यहाँ जो है आपका द पोयम डज नॉट मेक, द पोयम राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, द पोयम डज नॉट मेक इट क्लियर। यानी कि इस पूरी कविता में पिता की पसंद, बच्चे के यानी कि लेखक के पिता की पसंद या नापसंद का कोई जिक्र किया ही नहीं गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 104 कह रहा था कि इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट इज ऑब्जर्विंग। यानी कि सेकंड स्टेंजा में पोएट यानी लेखक ने क्या ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे लेखक ने जो ऑब्जर्व किया है वो किया है आपका हिज फादर डिगिंग पोटैटोज। यानी कि इस दूसरे लाइन में छंद में कवि अपने पिता को आलू खोदते हुए देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 105 कह रहा है कि 105 डैश इज लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड्स, व्हाट इज द स्पीकर रिफरिंग टू द गिवन लाइन। यानी कि लविंग देयर कूल हार्डनेस इन आवर हैंड्स, यानी कि वो कूल हार्डनेस शब्द का प्रयोग आलुओं के लिए किया गया है। कूल हार्डनेस का जो प्रयोग है वो आलुओं के लिए किया गया जिन्हें वे अपने हाथों में उठाते थे। तो यहाँ आपका द पोटैटो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन नंबर 106 से शुरू हो रहा है आपका इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी मैंने आपको कल के वीडियो में, कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो पूरा का पूरा मैंने पेडागोजी का वीडियो बनाया था, इंग्लिश पेडागोजी और ग्रामर का वीडियो बनाया था। तो कल वाला जो वीडियो अगर आपने इंग्लिश का मेरे चैनल पर देखा होगा तो वो वीडियो अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अगर आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करते हो या फिर पेपर 2 के लिए, बहुत बेहतरीन वीडियो था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, वास्तव में वैसा वीडियो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। एक बार आप देखिए उस वीडियो को और समझिए। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि सीटेट में 15 नंबर का केवल आपका पेडागोजी आता है, यानी कि शिक्षण शास्त्र आता है 15 नंबर का, और 15 नंबर का जो है आपका ये आता है पैसेज और पोयम। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। 106 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल रेफर्स टू। तो यहाँ दोस्तों आपका जो ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल का ऑथेंटिकेटिंग किसको रेफर कर रहा है, तो ये करता है आपका मटेरियल्स रिटेन और डेवलप्ड इन रियल लाइफ कंटेंट। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका मटेरियल्स रिटेन और डेवलप्ड इन रियल लाइफ कंटेंट मतलब क्या है कि सामग्री की जो सामान की जो प्रामाणिकता का अर्थ यह है कि वह सामग्री जो वास्तविक जीवन के उद्देश्यों के लिए लिखी गई हो, न कि विशेष रूप से भाषा सीखने के लिए लिखी गई हो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है 107 की अपर्णा ए लर्नर ऑफ क्लास 5। अपर्णा जो एक कक्षा 5 की विद्यार्थी है। अंडरस्टैंड द लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू ईच साउंड वर्ड्स देन सेंटेंसेस टू गेट द मीनिंग ऑफ द स्पीच और एन ऑडियो विच अप्रोच स्ट्रेटेजी सी बिलीव्स इन फॉर लिसनिंग टू लिसन। बॉटम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्योंकि देखिए जब कोई ध्वनि से शब्द और फिर वाक्य की ओर बढ़ता है तो यह क्या है, नीचे से ऊपर की प्रक्रिया है, यानी कि बॉटम टू अप्रोच, नीचे से ऊपर की प्रक्रिया है। नेक्स्ट आगे व्हाट इज द सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस इन लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा सीखने का जो सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंस है वो क्या है, तो वो है दोस्तों आपका सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दैट लैंग्वेज वर्क एज सिस्टम। यानी कि सिस्टमिक क्षमता का अर्थ यह है कि सिस्टमिक क्षमता का अर्थ है यह समझना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, एक सिस्टम के रूप में काम करती है भाषा सीखना। 109 कह रहा था कि हियर इज टेक्स्ट और सम स्टेटमेंट फाइंड आउट विच लैंग्वेज रजिस्टर डज दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट। यहाँ पे एक टेक्स्ट आपको दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है और इसमें जो है
ये देखना है कि कौन सा जो भाषा का है, कौन सी टेक्स्ट को इस भाषा में रिप्रेजेंट कर रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। भारतीय संविधान जो है वो सभी पर्सन के लिए इक्वल, समान है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फॉर ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल। भारतीय संविधान ये कहता है कि हमारे देश में मेल फीमेल सभी प्रकार के आदमी, हर जाति के, हर धर्म के, हर चाहे वो आपके क्या बोलते हैं आदिवासी हों या कोई भी आदमी हो, हर जाति धर्म आदिवासी, शैक्षिक आर्थिक बैकग्राउंड के हिसाब से सब लोग समान हैं। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्विटी केसेस टू एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे असमानता की बात होती ही नहीं है। इट डज नॉट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे कम से कम इस डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक भारत देश में यह जो एक समानता की बात सभी लोगों के लिए की गई है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कथन के हिसाब से? तो ये कह रहा है आपका क्या, सोशल साइंस रजिस्टर, यानी कि संविधान, समानता और लोकतंत्र जैसे शब्द सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे सोशल साइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला 110 कह रहा है कि ए टीचर ऑफ क्लास 6 डज ए वार्म अप एक्टिविटी टू कनेक्ट देयर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द टेक्स्ट दे वुड रीड। यानी एक कक्षा 6 में शिक्षक जो है वो एक एक्टिविटी करा रहा है बच्चों के पहले के नॉलेज को और उसके अनुभव को देखते हुए क्लास में रीड करने के लिए। सी आस्क हर लर्नर टू लुक एट द illustration of the reading text the story before she begin to teach text. What does she want her learner? यानी कि जो एक शिक्षक जो कक्षा 6 में पढ़ाने के लिए जा रहा है तो वो पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभव को पहले समझना चाह रहा है, उसके बाद से प्रश्न पूछना चाह रहा है कि बच्चे जो क्या पढ़ना, क्या जानते हैं और उनको क्या जानने की जरूरत है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, मेक प्रेडिक्शन अबाउट द रीडिंग टेक्स्ट। यानी कि पाठ पढ़ाने से पहले चित्र दिखाने का उद्देश्य छात्रों को कहानी के बारे में अनुमान लगाना, यानी कि प्रेडिक्शन लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि आप लोग कोई काम, मान लीजिए हम कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो हम पहले जानना चाहेंगे कि आप क्या जानते हैं, अब तक आपने क्या सीखा है और जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं उसके बारे में क्या आप सोच रहे हैं, ये क्या भविष्यवाणी है आपकी। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेंस ऑफ लर्निंग बाय द लर्नर्स इज नोन एज। एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेंस ऑफ लर्निंग बाय द लर्नर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। देखिए छात्रों के सीखने के उदाहरणों का हम लगातार जो रिकॉर्ड लेते हैं उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहा जाता है। अगला 112 कह रहा था कि विच आर द फॉलोइंग आर नोन एज रिस्पेक्टिव स्किल्स। रिस्पेक्टिव स्किल्स हम किसको कहते हैं? तो रिस्पेक्टिव स्किल्स कहा जाता है आपका लिसनिंग एंड रीडिंग, यानी कि सुनना और पढ़ना। ये क्या है आपका? ग्रहणात्मक, रिस्पेक्टिव यानी कि ग्रहण करना। सुनना और पढ़ना ये ग्रहणात्मक यानी कि रिस्पेक्टिव कौशल में आता है, क्योंकि इनमें हम भाषा को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा था कि मैनी इंडियंस हु गो अब्रॉड फॉर जॉब लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस। बहुत सारे भारतीय जो है वो बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो उनको भाषा सीखना होता है। व्हाट इज दिस मोटिवेशन नोन एज? इस मोटिवेशन को हम क्या कहते हैं? तो इस मोटिवेशन को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन क्यों? देखिए जब भाषा किसी व्यवहारिक उद्देश्य जैसे कि नौकरी के लिए सीखी जाती है तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल यानी कि साधनात्मक प्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 114 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि इसमें से कौन सी भाषा क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि सांस्कृतिक भाषा
नहीं है। तो जो सांस्कृतिक भाषा की श्रेणी में नहीं आएगा वो आएगा आपका हिंदी। देखिए तमिल, संस्कृत और तेलुगु यह शास्त्रीय भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। यही आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया था। अगला 115 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 ऑन द स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि नेशनल एजुकेशन एनईपी इनमें से कौन सा एनईपी 2020 के स्टडी के हिसाब से फॉरेन लैंग्वेज के लिए सही नहीं होगा। तो सही जो नहीं होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार विदेशी भाषाएं त्रिभाषा सूत्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक अतिरिक्त विकल्प है, एक आपका एक्स्ट्रा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड एज वन ऑफ द लैंग्वेज अंडर द 3 लैंग्वेज फार्मूला। 116 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू नोइंग अबाउट लैंग्वेज। नोइंग अबाउट लैंग्वेज के बारे में, भाषा क्या जानते हैं आप भाषा के बारे में, वो आपको रेफर्स कर रहा है। तो कौन कर रहा है, तो ये है आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 डिक्लेरेटिव नॉलेज। भाषा के नियमों के बारे में ज्ञान होना क्या है, एक घोषणात्मक ज्ञान है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है। 117 कह रहा था कि ए टीचर ऑफ क्लास 6 डेवलप्स द फॉलोइंग टास्क फॉर ए स्पीकिंग एक्टिविटी। कक्षा 6 का एक शिक्षक बच्चों को बोलने की एक एक्टिविटी करा रहा है। स्पीक 5 सेंटेंसेस अबाउट डिजर्ट एंड इट्स क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि बच्चों को क्लाइमेट कंडीशन और रेगिस्तान के बारे में 5 वाक्य लिखने के लिए बोलता है। इट इज ए गुड टास्क और नॉट गुड टास्क, यह टास्क जो दे रहा है शिक्षक वो सही है कि गलत है। सेलेक्ट फ्रॉम ऑप्शन योर रिस्पॉन्स एंड रीजन फॉर द सेम, आप उस ऑप्शन को क्यों और कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इट इज नॉट ए गुड टास्क बिकॉज इट्स लैक कंटेक्स्ट एज देयर इज नो इनपुट फॉर स्पीकिंग अबाउट डिजर्ट एंड इट कंडीशन। बिना किसी इनपुट या संदर्भ के सीधे बोलने के लिए कहना एक अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि छात्रों के पास बोलने के लिए कोई सामग्री नहीं होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 118 कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ए डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सा जो है वो आपका डायलेक्ट लैंग्वेज के लिए सही होगा। डायलेक्ट मतलब क्या होता है, बोली, जो बोली बोली जाती है, जो जैसे गांव में जो बोली क्या, भोजपुरी क्या है, एक बोली है। तो यहाँ ए डायलेक्ट इज ए बिगर, ए डायलेक्ट इज ए बिगर, यहाँ पे ए डायलेक्ट इज ए बिगर, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए डायलेक्ट इज ए बिगर कैटेगरी एंड लैंग्वेज इज ए स्मॉलर कैटेगरी, क्योंकि यह कथन गलत है। वास्तव में जो भाषा एक बड़ी श्रेणी में आता है और बोली जो है उसका एक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भाषा के अंदर कई छोटी छोटी बोलियां आ जाएंगी। 119 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क प्रमोट इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल्स, इसमें से कौन सा जो टास्क है वह आपके इंटीग्रेटेड लर्निंग स्किल्स को बढ़ाता है। तो यहां दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 प्रोजेक्ट वर्क में। देखिए प्रोजेक्ट वर्क में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी कौशल एक साथ एकीकृत यानी कि शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका प्रोजेक्ट वर्क करेक्ट हो जाएगा। लास्ट 120 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में। व्हाट इज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन द कंटेक्स्ट ग्रामर टीचिंग नोन एज। इंट्रोड्यूसिंग लैंग्वेज आइटम्स इन कंटेक्स्ट, मेकिंग लर्नर्स नोटिस द लैंग्वेज आइटम, इनेबलिंग देम to use in real life context and drawing the attention of learner to the from by discovering it। इसमें से दोस्तों ग्रामर टीचिंग के बारे में कौन सा कंटेक्स्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कॉन्शियसनेस राइजिंग। जब छात्रों का ध्यान संदर्भ के माध्यम से भाषा के नियमों की ओर दिलाया जाता है तो उसे चेतना या जागृत करना या कॉन्शियसनेस राइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे मित्रों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आज देखा है सीटेट 15 दिसंबर 2024 को जो पेपर 2 हुआ था जूनियर लेवल का, उस परीक्षा में आपका इंग्लिश का लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, भाषा प्रथम के रूप में आपका जो पूरे 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 30 प्रश्नों का उनके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से
सभी प्रश्नों को हम लोगों ने एक्सप्लेन करते हुए समझा है और ये वीडियो आपकी आगामी जो परीक्षा आपकी 2026 में होने वाली है फरवरी में, उस परीक्षा के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक